राइवलरी कोचिंग के सभी धुरंधरों का इस महा रिवीजन डीप डाइव सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आज यूपी की कला संस्कृति का ऐसा पोस्टमार्टम होने वाला है कि परीक्षा में एक भी सवाल इस क्लास के बाहर से नहीं आएगा। और छात्रों में एक बहुत ही सख्त चेतावनी दे दूं, आज क्लास में हमारी जीरो मिसिंग फैक्ट पॉलिसी लागू है। जी हाँ, एक भी फैक्ट छूटना नहीं चाहिए। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं किसी भी संस्कृति की आत्मा से, यानी उसकी भाषा से। चलिए यूपी की क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों का नक्शा खोलते हैं। उत्तर प्रदेश भाषाई तौर पर बहुत समृद्ध है। अगर हम सबसे पहले बात करें बुंदेली की, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र की भाषा है। हाँ, वो दक्षिणी यूपी वाला इलाका। बिल्कुल। अब इसे रटने के बजाय विजुअलाइज कीजिए। दक्षिणी यूपी का वो पथरीला इलाका, झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर। जब भी बुंदेली का नाम आए ना, तो महोबा के वीरों को याद कीजिए। क्या आपको पता है कि वीर रस से भरा प्रसिद्ध आल्हा खंड इसी बुंदेली भाषा में लिखा गया है? और हिंदी साहित्य के रीतिकाल के जो काव्य रचे गए, उनमें भी इसी बुंदेली भाषा की प्रधानता थी। चलिए अब पश्चिमी यूपी के हरे भरे मैदानी इलाकों की तरफ चलते हैं, जहां गूंजती है ब्रज भाषा। पश्चिमी यूपी की ये सबसे प्रमुख बोली है क्लास। और इसके जिले भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। अगर हम इसके जिलों की एक बेल्ट बनाए ना, तो ये शुरू होती है मथुरा से, फिर अलीगढ़, एटा, बदायूं, आगरा, मैनपुरी और सीधे बरेली तक जाती है। तो छात्रों, जल्दी से कमेंट्स में बताओ, कवि काका हाथरसी ने ब्रज भाषा में कौन सी फिल्म बनाई थी? मैं ही बता देता हूँ। इसका जवाब जमुना किनारे। इसे भूलना मत, ब्रज भाषा का ये एक बहुत ही शानदार और अनोखा फैक्ट है। कन्नौजी भाषा का प्रभाव कन्नौज, कानपुर और पीलीभीत में देखने को मिलता है। और हरदोई, फर्रुखाबाद और इटावा में भी कन्नौजी ही बोली जाती है। हाँ, अब आते हैं एक बहुत ही दमदार भाषा पर, कौरवी, जिसे हम खड़ी बोली भी कहते हैं। इसके जिले बहुत महत्वपूर्ण हैं छात्रों। मेरठ, मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बागपत और सहारनपुर। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए क्लास। ये जो कौरवी नाम है ना, ये सीधे तौर पर महाभारत के कौरवों से आया है। उनकी राजधानी हस्तिनापुर थी, जो आज के मेरठ के पास है। अरे हाँ, बिल्कुल। इसी ऐतिहासिक क्षेत्र में ये भाषा पनपी। एक और बहुत जरूरी जीरो मिसिंग फैक्ट ये है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। और ध्यान दें, खड़ी बोली शब्द का सबसे पहला प्रयोग लल्लूलाल और सदल मिश्र ने किया था। और एक फैक्ट मेरी तरफ से भी जोड़ लीजिए, क्लास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास इसी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। चलिए अब नवाबों और राम की भूमि की तरफ चलते हैं। अवधी। अवधी का तो विस्तार बहुत बड़ा है। बिल्कुल, ये भाषा यूपी के एक बहुत विशाल मध्य भूभाग को कवर करती है। अगर हम एक लाइन खींचें तो ये शुरू होती है लखीमपुर खीरी से, फिर लखनऊ, फैजाबाद, बहराइच, गोंडा, बस्ती, उन्नाव, कानपुर, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और नीचे मिर्जापुर तक जाती है। और अवधी की सबसे बड़ी पहचान भी बता दीजिए। वो है गोस्वामी तुलसीदास जी का महाकाव्य रामचरितमानस, जिसकी रचना इसी मिठास भरी भाषा में हुई है। और इसी अवध के दक्षिणी हिस्से के बगल में बघेली भी है। बघेली भाषा मुख्य रूप से बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र और इलाहाबाद के उस हिस्से में बोली जाती है जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ है। थोड़ा रुकिए, यहाँ एक सवाल है जो शायद हमारे छात्रों के दिमाग की घंटी बजा रहा होगा। ये बघेली और बुंदेली जैसी भाषाएं यूपी में होते हुए भी मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक क्यों और कैसे घुस जाती हैं? मतलब क्या भाषा को बॉर्डर नहीं दिखता? ये बहुत ही विश्लेषणात्मक सवाल है। ध्यान दीजिए क्लास, राजनीतिक नक्शे इंसान बनाते हैं। हमने नदियों या पहाड़ों को देखकर एक लाइन खींच दी कि इधर यूपी, उधर एमपी। सही बात है। लेकिन सांस्कृतिक सीमाएं राजनीतिक नक्शों की मोहताज नहीं होती। लोग जब सदियों से व्यापार करते हैं, एक दूसरे के यहाँ शादियां करते हैं, तो भाषा उनके साथ साथ यात्रा करती है। इसलिए ऐसे सीमांत क्षेत्रों में हमेशा संस्कृतियों का गहरा मिश्रण देखने को मिलता है। अब समझ आया। अब अंत में बात करते हैं यूपी की उस भाषा की जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, भोजपुरी। पूर्वी यूपी का पूरा बेल्ट इसका गढ़ है। बिल्कुल। जिले नोट कीजिए क्लास: गोरखपुर, बस्ती, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, सिद्धार्थनगर और अंबेडकर नगर। दिलचस्प बात यह है क्लास कि भोजपुरी शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसी भारतीय ने नहीं,
बल्कि एक अंग्रेज विद्वान रेमंड ने किया था। अरे वाह, रेमंड ने! ये तो कमाल है। खैर, भाषा के इस भौगोलिक सफर के बाद ये जानना जरूरी है कि इन भाषाओं में भावनाएं कैसे व्यक्त होती हैं, और वो होता है लोकगीतों के जरिए। बिल्कुल, लोकगीत किसी भी समाज का आईना होते हैं। आइए इन्हें क्षेत्रवार बांटते हैं। मिर्जापुर और वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध लोकगीत है कजरी। पूर्वांचल में भी कुछ खास है ना? हाँ, अगर आप पूर्वांचल की तरफ जाएं तो वहां आपको चैती या जिसे चैता भी कहते हैं और सोहर सुनने को मिलेगा। पूर्वी यूपी का एक और बहुत प्रसिद्ध गीत है बिरहा। ब्रज क्षेत्र, खासकर बरसाना में रसिया की धूम होती है। और वृंदावन में होली गीत और झूला गीत बहुत मशहूर है। इसके अलावा हमारी जीरो मिसिंग फैक्ट लिस्ट में बुंदेलखंड का एसुरी फाग, रुहेलखंड का बेहतर बील और कौरवी क्षेत्र का मल्हौर भी शामिल है। महोबा और बुंदेलखंड में गाया जाता है आल्हा। लेकिन इन गीतों का असल मतलब क्या है? मतलब ये गाए क्यों जाते हैं? क्लास, थोड़ा सीरियस होगा, इस बात को समझिए। कजरी कोई आम गाना नहीं है। ये मिर्जापुर में बारिश के मौसम में गाए जाने वाले विरह और प्रेम का शुद्ध इमोशन है। मतलब सावन के मौसम का दर्द। एकदम। जब सावन आता है, काले बादल छाते हैं और कोई अपना दूर होता है, तो जो दर्द आवाज बनकर निकलता है वो कजरी है। उसी तरह आल्हा कोई साधारण गीत नहीं है। ये वीर रस का ऐसा गीत है जो युद्ध के मैदान में वीरों के खून में उबाल लाने के लिए, उन्हें निडर बनाने के लिए गाया जाता था। और ईसुरी फाग। ईसुरी फाग का नाम ईसुरी पर क्यों पड़ा? क्योंकि ईसुरी बुंदेलखंड के बहुत महान लोक कवि थे। उन्होंने फाग यानी होली के गीतों को एक नया ही आयाम दिया। तो संगीत सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उस क्षेत्र का मौसम, इतिहास और भावनाएं हैं। अब जरा सोचिए, क्लास, जो भावनाएं गीतों में बहती हैं, जब वे किसी कैनवास पर उतरती हैं तो क्या होता है? चित्रकला और मूर्तिकला का जन्म होता है। बिल्कुल। चलिए, हमारी जीरो मिसिंग फैक्ट ट्रेन को कला के स्टेशन पर ले चलते हैं। मुगल काल से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश में चित्रकला के मध्यकाल की प्रमुख शैली मुगल शैली या जिसे आगरा शैली भी कहते हैं, रही है। इसकी नींव हुमायूं ने रखी थी। हुमायूं जब फारस से लौटा था ना? हाँ, हुमायूं जब फारस से लौटा तो अपने साथ दो बहुत ही शानदार चित्रकारों को लाया था, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस समद। यहीं से दरबारी चित्रकला की शुरुआत हुई। और फिर इसके बाद आया जहांगीर। हाँ, जहांगीर वो शानदार सीईओ था जिसने स्टार्टअप को, इस कंपनी को एकदम पीक यानी चरम पर पहुंचा दिया। जहांगीर के समय चित्रकला अपने चरम पर थी। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है ये। मुगलों के पतन के बाद जब हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो प्रदेश में आधुनिक चित्रकला की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। सटीक वर्ष याद रखिएगा क्लास, 1911। 1911 में लखनऊ में? जी, 1911 में लखनऊ में राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना की गई थी। और अब बारी है उन महान कलाकारों के नाम याद रखने की जिन्होंने अपने कैनवस पर इतिहास रचा। शिवनंदन नौटियाल, जिनकी प्रसिद्ध कृति है सत्यम शिवम सुंदरम। और विश्वनाथ मेहता। हाँ, विश्वनाथ मेहता, जिन्होंने प्यासा ओंठ, सुहाग बिंदी और सृष्टि जैसे मास्टरपीस बनाए। और नंदकिशोर शर्मा को मत भूलिए, वो कालीन और चीनी बर्तनों के बेहतरीन डिजाइन के लिए जाने जाते थे। और कांगड़ा तथा काशी शैली की विविधता उनकी कला में साफ झलकती थी। हमारी जीरो मिसिंग फैक्ट पॉलिसी के तहत कुछ और नाम जो आपको नोट्स में लिखने हैं: रणवीर सिंह बिष्ट, संतोष वर्मा, नवजोत अल्ताफ, अजय जेतली और अनीता दुबे। ये सभी राज्य के प्रमुख चित्रकार और शिल्पकार हैं। अब एक कनेक्शन बनाते हैं। मुगलों के इन्हीं दरबारों में और बाद में नवाबों के दरबारों में सिर्फ चित्रकार नहीं थे, वहां संगीत के भी बड़े बड़े महारथी थे। सही बात है। और जब इस क्षेत्रीय संगीत को संस्थागत या अकेडमिक रूप दिया गया तो वहीं से जन्म होता है घरानों का। सुरों की सल्तनत, उत्तर प्रदेश के संगीत घराने। छात्रों, पेन की स्पीड बढ़ा लो, लेकिन पहले ये बताइए कि ये घराने गाते क्या थे? ये ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद, इन भारी शब्दों का मतलब क्या है? बहुत जरूरी सवाल है ये। देखिए, ध्रुपद संगीत की एक बहुत पुरानी और सख्त विधा है जिसमें नियम बहुत कड़े होते हैं और ये अक्सर ईश्वर की स्तुति में गाया जाता है। और ख्याल? ख्याल का मतलब होता है कल्पना। इसमें गायक को अपनी कल्पना के अनुसार राग को विस्तार देने की थोड़ी आजादी होती है। और ठुमरी भक्ति और श्रृंगार का मिश्रण है जिसमें शब्दों के भावों पर ज्यादा जोर होता है। अपखावज ढोलक जैसा लेकिन उससे बड़ा एक ताल वाद्य है।
अब इन शब्दों के साथ घरानों को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आगरा घराने की। इसका सूत्रपात श्याम रंग और सरस रंग से माना जाता है। मुगल काल में संगीत का ये सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। इस घराने के प्रमुख कलाकारों में उस्ताद फैयाज खां, रजा हुसैन, हाजी सुल्तान और अली बख्श खां का नाम आता है। इसके अलावा विलायत हुसैन खां, जो प्रसिद्ध सितार वादक थे, वे भी इसी से जुड़े थे। इस घराने में ख्याल गायकी सबसे प्रमुख रही है। उसके बाद आता है किराना घराना। इसका मूल स्थान मुजफ्फरनगर का कैराना है। इसके संस्थापक अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान माने जाते हैं। इसके बाद चलते हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस घराना। बनारस घराने की तो बात ही अलग है। यहाँ काशीराज ने संगीतकारों को आश्रय दिया। हाँ, और इस घराने की खासियत ये है कि इसमें ख्याल गायन के साथ साथ बनारस और गया की ठुमरी का बहुत ही सुंदर समावेश देखने को मिलता है। इसमें तो बहुत बड़े दिग्गज रहे हैं। बिल्कुल। इसके प्रमुख कलाकारों में पंडित किशन महाराज, कामता प्रसाद मिश्र, पंडित राजन एवं साजन मिश्र, पंडित राम सहाय मिश्र, गुरु प्रसाद मिश्र और शिव पशुपति जैसे दिग्गज शामिल हैं। अगर बनारस में भक्ति और ठुमरी है तो लखनऊ में नवाबों का राजसी ठाठ होगा। लखनऊ घराना, जिसे पूरब घराना भी कहा जाता है, यह ख्याल और ध्रुपद गायन के लिए मशहूर है। इतना ही नहीं छात्रों, ध्यान दें, लखनऊ घराना सिर्फ गायन का केंद्र नहीं था, यह कथक नृत्य और वाद्य यंत्रों का भी बहुत बड़ा हब था। अच्छा, हाँ, बिंदादीन कथक के लिए, कोदो सिंह पखावज के लिए, बेगम अख्तर गजल के लिए, रजा खां सितार के लिए और सादिक अली खां वीणा के लिए इसी घराने से जाने जाते हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, खुर्शीद अली खां को लखनऊ ख्याल गायकी का पितामह माना जाता है। फिर है रामपुर घराना। यहाँ के नवाब हामिद अली खुद बहुत बड़े संगीत प्रेमी थे और उस्ताद वजीर खां के शिष्य थे। इस घराने के दिग्गज कलाकारों में उस्ताद मोहम्मद हुसैन, अलाउद्दीन खां, मुश्ताक हुसैन खां और सादिक अली खां शामिल हैं। इसी तरह मुगलकालीन फतेहपुर सीकरी घराना भी है, जो अपने ध्रुपद और ख्याल गायकी के लिए जाना जाता है। और अब मेरे सबसे पसंदीदा घराने की बारी, इटावा घराना, जिसे गौरीपुर घराना भी कहते हैं। इसके लोकप्रिय कलाकार इमदाद खां, सुरजन सिंह और ध्रुव तारा जोशी हैं। हाँ, ये बहुत मशहूर है। लेकिन क्लास सबसे धांसू फैक्ट अब सुनो। इसी घराने के उस्ताद विलायत खां ने बिस्मिल्लाह खां के साथ मिलकर सितार और शहनाई की ऐतिहासिक जुगलबंदी की थी। ये तो बहुत ही अद्भुत बात थी। अब सोचिए ये इतना खास क्यों है। सितार एक तार वाला वाद्य है जिसे उंगलियों से छेड़ा जाता है, और शहनाई हवा से फूंक कर बजाई जाती है। इन दोनों का स्केल और प्रकृति एकदम अलग है। इन्हें एक साथ लय में लाना आग और पानी को मिलाने जैसा है। ये एकदम हॉलीवुड के एवेंजर्स वाले क्रॉसओवर की तरह था। ये संगीत के इतिहास का एक बहुत ही जादुई और तकनीकी रूप से कठिन क्षण था। और संगीत घरानों की सूची को पूरा करते हुए हम शाहजहांपुर घराना का भी जिक्र करेंगे, जो विशेष रूप से सरोद वादन के लिए प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख चेहरे कौन हैं? काजिम अली, इंसाफ अली और इनायत अली खां इस घराने के प्रमुख चेहरे रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध मेले। क्लास, ये हमारा द अल्टीमेट फैक्ट मैराथन है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। सबसे पहले महाकुंभ। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर ये यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। कुंभ 4 जगह लगते हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। उज्जैन में मिनी कुंभ और सिंगस्त मेला भी लगता है। अब उत्तर भारत के अन्य मेलों पर नजर डालते हैं। प्रयागराज में ही माघ मेला लगता है। यूपी में देवरिया मेला और बटेश्वर पशु मेला प्रमुख है। मथुरा में भूतनाथ मेला लगता है। और मेरठ का नौचंदी मेला। हाँ, मेरठ में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नौचंदी मेला। बनारस में देव दीपावली, काशी विश्वनाथ मेला और विश्व प्रसिद्ध रामनगर रामलीला। ब्रज क्षेत्र का फुलडोल मेला और बरसाना की लठमार होली तो पूरी दुनिया में जानी जाती है। जब हम उत्तर प्रदेश के पर्यटन की बात करते हैं ना क्लास, तो हम सिर्फ ईंट और पत्थरों की बात नहीं कर रहे होते। हम दुनिया की सबसे प्राचीन जीवित नगरी मतलब काशी, वाराणसी की बात कर रहे हैं। हर हर महादेव। बिल्कुल, हम उस धरती की बात कर रहे हैं जो भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध और महावीर की कर्मस्थली रही। हाँ। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो जमावड़ा है कुंभ मेला, वो इसी राज्य में लगता है। और दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल भी तो आगरा में यहीं मौजूद है। इस पवित्र धरती पर लोग सदियों से आ ही रहे हैं। क्लास, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे।
1966 में भारत पर्यटन विकास निगम यानी आईटीडीसी की स्थापना हुई। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर। फिर इसके बाद राज्य स्तर पर 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय बना, जिसे डायरेक्टरेट कहते हैं। और फिर ठीक 2 साल बाद 1974 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम बन गया, यानी कॉरपोरेशन। 1974 में निगम यानी कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई। निगम एक प्रॉपर कंपनी की तरह व्यवहार करता है। मतलब डायरेक्टरेट नियम बनाएगा और निगम उन नियमों के तहत जमीन पर होटल और टूर पैकेज चलाएगा। बिल्कुल। 1998 में यूपी सरकार ने पर्यटन को बाकायदा उद्योग यानी इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। जब आप पर्यटन को सिर्फ मनोरंजन मानते हैं ना, तो बैंक आपको होटल खोलने के लिए आसानी से लोन नहीं देते। ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती हैं। अच्छा। लेकिन जैसे ही इसे उद्योग का दर्जा मिला, इस पूरे सेक्टर के लिए बैंकों के दरवाजे खुल गए। निवेशकों को फैक्ट्रियों वाली सहूलियतें मिलने लगी। अरे वाह। सरकार ने एक तरह से संदेश दे दिया कि पर्यटन सिर्फ सैर सपाटा नहीं है, ये एक इकोनॉमी का इंजन है जो लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है। मतलब ये तो हो गई बैकएंड की बात। हाँ। सरकार ने अपना पूरा सिस्टम सेट कर लिया। लेकिन क्लास, अब हमें ये सोचना है कि आप दुनिया भर के पर्यटकों को यूपी आने लिए कैसे मनाएंगे। मतलब अमेरिका या जापान में बैठे इंसान को कैसे पता चलेगा कि यूपी में क्या खास है? सही पॉइंट है। तो यहाँ एंट्री होती है यूनेस्को की। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची। ये एक तरह का ग्लोबल सर्टिफिकेशन है दोस्तों। बिल्कुल। और इस सर्टिफिकेशन की टाइमलाइन बहुत ही दिलचस्प है। भारत में यूनेस्को की शुरुआत 1983 में होती है। 1983। हाँ, और उत्तर प्रदेश के खाते में सबसे पहली सफलता इसी साल आई। हाँ। 1983 में यूनेस्को ने मुगलों की मुख्य राजधानी रहे आगरा के 2 सबसे अहम स्मारकों को एक साथ मान्यता दी। कौन कौन से? आगरा का किला, जिसे हम लाल किला भी कहते हैं, और ताजमहल। यानी 1983 में सीधे राजधानी के कोर इलाके को कवर किया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ? जब मुख्य शहर के स्मारकों को मान्यता मिल गई, तो उसके ठीक 3 साल बाद यानी 1986 में आगरा से थोड़ी दूर स्थित फतेहपुर सीकरी को इस सूची में शामिल किया गया। अच्छा, मतलब 1983 में ताजमहल और आगरा फोर्ट और 1986 में फतेहपुर सीकरी। और अगर हम हाल की बात करें तो 2017 में तो यूपी को एक बहुत ही अलग तरह की सांस्कृतिक जीत मिली। हाँ, 2017 में कुंभ मेले को शामिल किया गया। लेकिन कुंभ मेला तो कोई इमारत या स्मारक तो है नहीं, वो तो एक इवेंट है। यही तो इस मान्यता की सबसे खास बात है। 2017 में यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत मतलब इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज की सूची में डाला। वाओ, इंटैंजिबल। दुनिया ने ये माना कि करोड़ों लोगों का इस तरह शांतिपूर्ण तरीके से एक जगह जुटना, वो भी बिना किसी निमंत्रण के, अपने आप में एक जीवित धरोहर है। सच में ये बहुत गर्व की बात है। हेरिटेज आर्क। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा। ये बेसिकली 3 प्रमुख शहरों को जोड़कर एक चाप या आर्क बनाता है। बिल्कुल। इसमें अवध की नजाकत और संस्कृति का प्रतीक लखनऊ शामिल है, जहाँ का इमाम बाड़ा पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। दूसरा मुगल इतिहास का केंद्र आगरा है, और तीसरा दुनिया के सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक शहरों में से एक वाराणसी है। और ये तीनों शहर मिलकर ना एक ऐसा पैकेज बनाते हैं जो किसी भी विदेशी टूरिस्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। और सिर्फ यूनेस्को साइट्स ही नहीं क्लास, मथुरा का भव्य प्रेम मंदिर ले लीजिए, प्रयागराज का पवित्र संगम देख लीजिए, और आगरा का ऐतिहासिक लाल किला, ये सब भी अपने आप में ऐसे चुंबक हैं जो पूरी दुनिया को खींच रहे हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। सरकार ने पूरे यूपी को अलग अलग सर्किट्स में बांट दिया है। पहले मैं इन सर्किट्स और उनके शहरों के नाम पढ़ता हूँ, फिर हम समझेंगे कि यार ये सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है। पहला है रामायण सर्किट। इसमें भगवान राम और माता सीता के जीवन से जुड़े स्थान हैं, जैसे अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर और अन्य संबंधित धार्मिक स्थल। दूसरा है कृष्ण सर्किट। इसमें मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव और बलदेव शामिल हैं। बिल्कुल। अब मैं पढ़ती हूँ। तीसरा है बुद्धिस्ट यानी बौद्ध सर्किट। इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख स्थान हैं, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, श्रावस्ती और रामग्राम। ओके। और चौथा, जो 2022 की नई नीति की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परिकल्पना है, महाभारत और शक्तिपीठ सर्किट। ये नया है। हाँ, इसमें हस्तिनापुर, कांपिल्य, अहिच्छत्र, बरनावा, बजाया, कौशाम्बी, गोंडा और लाक्षागृह को शामिल किया गया है। मैंने अभी कौशाम्बी का नाम लिया। ये शहर बौद्ध सर्किट में भी आ रहा है और महाभारत सर्किट में भी आ रहा है, दोनों जगह। ये बुद्ध के काल में एक प्रमुख महाजनपद की राजधानी था
और इसका संबंध महाभारत काल से भी जुड़ता है। तो इसे दोनों सर्किट्स में रखने का मतलब है कि आप दो अलग-अलग रुचि वाले पर्यटकों को मतलब एक जो अध्यात्म के लिए आ रहा है और दूसरा जो इतिहास के लिए आ रहा है। एग्जैक्टली लेकिन क्लास, क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार को ये सर्किट बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? पहले क्या होता था कि एक टूरिस्ट सुबह दिल्ली से निकलता था, दोपहर में ताजमहल देखता था और शाम को वापस दिल्ली चला जाता था। यूपी को उसके आने का कोई खास आर्थिक लाभ नहीं मिलता था, न उसने होटल लिया, नया खाना खाया। सही बात है। लेकिन जब आप बौद्ध सर्किट बनाते हैं ना, तो आप टूरिस्ट को सिर्फ सारनाथ नहीं बुला रहे हैं। अच्छा। आप उससे कह रहे हैं कि पहले सारनाथ खाइए, फिर कुशीनगर में रुकिए, फिर श्रावस्ती जाइए। ओहो। जो टूरिस्ट एक दिन के लिए आ रहा था, अब वो इस पूरे सर्किट को पूरा करने के लिए 5 से 7 दिन राज्य में रुकेगा। और जितने ज्यादा दिन वो रुकेगा उतने दिन का वो होटल का किराया देगा, लोकल रेस्टोरेंट में खाना खाएगा, यहाँ के हस्तशिल्प खरीदेगा और ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा। बिल्कुल। मतलब सर्किट का असली मकसद पर्यटकों के राज्य में बिताए जाने वाले समय, ड्यूरेशन ऑफ स्टे को बढ़ाना है। सही पकड़ा। यार, ये तो वाकई में एक साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक मास्टरमाइंड लेवल की प्लानिंग है। 2022 की नई नीति ने 500 करोड़ के निवेश पर 40 करोड़ की भारी भरकम सब्सिडी और इंडस्ट्रियल रेट पर टैक्स में छूट देकर बड़े निवेशकों के लिए रेड कारपेट बिछा दिया। और कनेक्टिविटी के लिए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। हाँ, विदेशी पर्यटकों को लाने के लिए 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बना दिए गए और उनके अनुभव को सुरक्षित करने के लिए वन स्टॉप ट्रैवल पोर्टल लॉन्च कर दिया गया। और अंत में उन्हें ज्यादा दिन तक रोकने के लिए रामायण, कृष्ण, बौद्ध और महाभारत सर्किट्स का जाल बिछा दिया गया। तो दोस्तों, रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ राइवलरी कोचिंग की आज की इस महाक्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज आपने यूपी पर्यटन के इस गियर शिफ्ट को, इसकी नीतियों के पीछे के क्यों और कैसे को बहुत गहराई से समझा होगा। खूब पढ़िए और चीजों को रटने के बजाय उनके पीछे के लॉजिक को समझिए और रिवीजन करते रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगले गहन विश्लेषण में किसी नए और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सीखते रहिए।